हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्या। आज हम बात करेंगे जूनियर केमिस्ट का जो पिछले साल का जो पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। वैसे 2018 का पेपर ऑनलाइन मोड में हुआ था तो वो तो आया ही नहीं था, पेपर बाहर ही नहीं आया था। लेकिन जो 2011 का पेपर था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, तो वो पेपर है ये, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 है और सभी एक एक नंबर के हैं, तो 100 नंबर की ये क्वेश्चन है और समय आपको दिया गया था इसमें 2 घंटे का। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी थी और वो रखी थी 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पेपर हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए आपको बतानी है कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये शुरू वाला पार्ट तो सब में सेम ही है, शुरू वाला पार्ट तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो आगे वाला पार्ट है उसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी टर्म का सुकेर होगा, कौन सी टर्म का सुकेर नहीं होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो फर्स्ट ही आंसर सही है। 8 पाई सुकेर ME-V/H सुकेर साई बराबर 0 होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है H का सुकेर रहता है और साई का सुकेर नहीं रहता। इसके अलावा पाई का भी यहाँ पर सुकेर रहता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन का आविष्कार करने वाले थे। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। आप इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, PEN बराबर GTC। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। तो पेन बराबर GTC हम ऐसे याद करते थे कि पेन लेकर गुरुजी ने TC काट दी। तो इससे आपको तीनों की डिस्कवरी याद हो सकती है। अगला हमारा कि ए सब सेल विथ L बराबर 2 कैन टेक अप। L बराबर 2 वाले उपकोष ले सकता है, मतलब अब L बराबर 2 वाले उपकोष में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है आपको। तो हमको पता है जो L की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है। तो 0 में S होता है, इसमें P होता है और इसमें D होता है। तो L बराबर 2 मतलब D उपकोष है और D उपकोष में जो आपके ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे यहाँ पर 10। L बराबर 2 में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। अगला है हमारा द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू। यहाँ पर नाभिक का घनत्व पूछा है, वो भी किलोग्राम मीटर क्यूब के अंदर पूछा गया है आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर पूछा है। तो जो नाभिक का घनत्व होता है वो होता है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। द एलिमेंट विथ हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, इन सब में किसका ज़्यादा होगा। तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर आपको पता है तो सेम ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन में जो नाइट्रोजन होता है वो उसका हाफ फील्ड होता है, P3 स्टेज में होता है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 18, 36, 54 व 86 आर ऑल। कि 18, 36, 54 और 86 परमाणु संख्या वाले तत्व कौन से में आते हैं। वो हल्के धातु होते हैं, एक्रिय धातु होते हैं, हेलोजन होते हैं या दुर्लभ धातु होते हैं। तो हमको पता है 18, 36, 54, 86 ये जो लास्ट जो 0 ग्रुप होता है या लास्ट वाला ग्रुप होता है उसके एलिमेंट होते हैं, तो वो इनर्ट गैस कहलाते हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा क्या इन ए गिवन सेल द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन एफ ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिस वजह से ही जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शन डी ब्लॉक के एलिमेंट में हमको देखने को मिलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का रहेगा। यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट।
निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है किसकी कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता, ये रिलेटिव होती है। ए और बी है तो ए और ए का और बी का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। जैसे ए और बी के बीच बॉन्ड बना हुआ है तो हमें देखना होता है कि ए और बी में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, और जिसकी ज़्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ए और जो विद्युत ऋणता होती है वो रिलेटिव होती है, इसकी कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं होती। बाकी सारी होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है तो उसमें यूनिट होती है। यहाँ पर ये पोटेंशियल है तो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते ही वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जिसकी कोई यूनिट नहीं है। विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा है, कौन सा होगा इनमें से। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होंगे तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। विच आयन हैज़ द लोएस्ट रेडियस फॉर द फॉलोइंग आयन। यहाँ पर इनमें से सबसे न्यूनतम त्रिज्या किसकी है वो पूछा है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सॉरी एक ही पीरियड में आने वाले एलिमेंट है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर सिलिकॉन 4+ की त्रिज्या यहाँ पर न्यूनतम रहेगी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा है तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर तो ऐसा रहेगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रहेगा, ये फर्स्ट का है। उसके बाद आपका रहता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर आता है आपका कार्बन, ये रहता है फर्स्ट का। सेकंड में क्या रहेगा, सेकंड में क्या होता है कि यहाँ पर तो जो नाइट्रोजन था वो हाफ फील्ड था, इसलिए वो ऑक्सीजन से ज़्यादा आगे आ गया, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका जो ऑक्सीजन है वो हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन से आगे आ जाएगा। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर बताना है कि जो सामने प्रॉपर्टी लिखी है वो सही किस में नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो हमको पता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, एकदम सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ये भी सही है। अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी Cl2 की ज़्यादा होती है, न कि F2 की। Cl2 की ज़्यादा होती है यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रिप्रेजेंट नहीं करता इस ऑर्डर को, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब I2 को KCl, KF और KBr में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। तो I2 को हम पास करते हैं KCl, KF और KBr में। तो हमको पता है कि जो I2 होता है वो KCl, KF और KBr को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उसको Cl2, F2, Br2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई सी भी गैस इवॉल्व नहीं होगी I2 की वजह से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। यहाँ पर सबसे अधिक अम्लीय कौन है वो पूछा गया है। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो एस ब्लॉक के एलिमेंट है और एस ब्लॉक के एलिमेंट आपके बेसिक नेचर के होते हैं। ये एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, यही यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा सबसे ज़्यादा इसका। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी की बात करूँ मैं तो फ्लोरीन तो सब में सेम है, बाकी ये एस ब्लॉक के एलिमेंट दे रखे हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट में ऊपर से नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी कम होती जाती है, तो NaF की जो लैटिस एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि सबसे ऊपर Na, फिर K, फिर Rb, फिर CS ऐसे आता है ऑर्डर, तो NaF की लैटिस एनर्जी हाईएस्ट यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ ऑफ O2, O2+, O2- स्पीसीज, फॉलो द ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ पूछी है यहाँ पर, तो आपको पता होगा बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है O2+ का, फिर O2 का और O2- का।
तो उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, तो O2 माइनस O2 और O2 प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका कि PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? तो सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप पहले। पहला ऑप्शन है कि नाइट्रोजन एटम हैज नो वैकेंट 2D ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन में 2D नहीं होता लेकिन फास्फोरस में 3D यहाँ पर होता है। NCl5 इज अनस्टेबल, NCl5 अनस्टेबल होता है लेकिन उसका ये रीजन नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड आपका कि नाइट्रोजन एटम इज मच स्मॉलर देन P फास्फोरस एटम, नाइट्रोजन एटम स्मॉलर होता है लेकिन उसका ये वो चीज़ रीजन नहीं होती स्मॉलर वाली। और नाइट्रोजन इज हाईली इनर्ट, नहीं ये नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही एकदम एग्जैक्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, जिसमें पोलर बॉन्ड भी होंगे नॉन पोलर बॉन्ड भी होंगे। तो आपको चार ऑप्शन को देखना है, बताना है कि पोलर बॉन्ड भी है और नॉन पोलर बॉन्ड भी है। तो मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पर H2O2 हो जाएगा, क्योंकि H2O2 की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनती है कुछ, सॉरी ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर ये अध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नॉन पोलर हो जाएगा ये वाला बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पोलैरिटी आ जाएगी, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े खींच लेगा, उस पर डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा H2O2। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पूछा है किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का, फिर O2 माइनस का, तो आपका O2 प्लस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों MOT से 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं अभी तक। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज, तो NaCl में क्या होता है कि Cl माइनस होता है, वो FCC लैटिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगी, यहाँ पर फलक केंद्रित घन यहाँ पर स्ट्रक्चर होगी। तो दोस्तों मैंने सब टॉपिकों पर रिवीजन वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दिया है, प्लेलिस्ट डाल रखी है एक जूनियर केमिस्ट की अलग से, तो आप वहाँ से इन चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने से आपके 70 से 80% पेपर आप केवल रिवीजन जो आधे घंटे के वीडियो बनाए हैं उनको पढ़कर ही ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो BCC होती है, BCC के अंदर एक एटम होता है वो एकदम सेंटर पे होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर रहता है 8, ठीक है। तो BCC कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। BCC में एक बॉडी सेंटर पे रहता है एक एटम, तो 4 ऊपर वालों को टच करता है, वो 4 नीचे वालों को टच करता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। द मास ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ CSCl कोरिस्पॉन्ड टू, CSCl के एक इकाई सेल की सहती समान होगी, ऐसा पूछा है। तो CSCl में क्या होता है, CSCl में एक तो जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे रखे होते हैं, तो कॉर्नर पे रखे 8 एटम रखे होते हैं, हर एक एटम 8 में कंट्रीब्यूटेड होता है, तो 8 × 1/8 तो 1 हो गया Cl यहाँ पर। और CS होता है वो सेंटर पे रखा होता है, एक सेंटर पे रखा होता है, तो वो 1 हो गया, तो टोटल यहाँ पर हो गया 1 CS प्लस और 1 Cl माइनस। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल COI4 है 2 माइनस, और सुकेर प्लेनर PDBr4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन है, और उसके बारे में हमको बतानी है ये बातें। तो दोस्तों क्या होता है COI4 2 माइनस में कोबाल्ट +2 है यहाँ पर, तो कोबाल्ट +2 हो जाएगा D7 में, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा D7 3D7, और 3D7 को जब आप भरोगे डब्बों में तो वो निकलेगा sp3 हाइब्रिडाइज होगा यहाँ पर, और टेट्राहेड्रल हो गया इसलिए। और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगभग 3 बच जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाई स्पिन इसको हम बोलेंगे। जबकि PDBr4 2 माइनस में क्या होगा, PD+2 होगा, ये निकल +2 की तरह आप इसका कन्फिग्रेशन लिख लेना जैसे निकल +2 का लिखते हैं, तो ये इसका D8 रहेगा। तो D8 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका DsP2 हो जाएगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, तो वो उससे कम है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये लो स्पिन हो जाएगा। तो ये हाई स्पिन है आपका, ये लो स्पिन है, तो आंसर 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल ऑफ डायमेंशन A दे रखी है, B दे रखी है, C दे रखी है,
आपको बतानी है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द A110 प्लेन। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर के आप सोल्व कर ही नहीं सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको स्किप करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर बैठ गए तो आपका ये 15 से 20 मिनट अकेला क्वेश्चन खा जाएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पहचानना है और उनको स्किप करना है। बाकी मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ क्या होगा। मान लो ये आपका K हो गया, ये L हो गया और ये M हो गया, ये ABC है। तो इसके जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/d² बराबर क्या होता है K² प्लस M² L है यहाँ पर KL और फिर KL फिर M का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर C का स्क्वायर हो गया। तो 1/d² बराबर K² L² B² M² ऊपर तो KLM लिखना है, नीचे ABC लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ऊपर है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे यहाँ पर हो गया 450 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नीचे 650 का स्क्वायर प्लस ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो पहले इन दोनों का स्क्वायर करो, फिर इसको सोल्व करो, फिर यहाँ पर डी इधर d² है तो फिर d की वैल्यू निकालो। तो ऐसे d की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो लगभग 370 पिकोमीटर के आसपास आएगी। तो बिना कैलकुलेटर के इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उस क्वेश्चन को करना था। इसका आंसर हो जाएगा 370। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज डायमंड इज 154 पिकोमीटर, द एज लेंथ इन पिकोमीटर ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ पर एज लेंथ पूछी है पिकोमीटर में कितनी होगी। तो दोस्तों होता क्या है कि जो अगर हीरे की बात करूं यहाँ पर तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन हीरे में जो होती है वो √3a/4 ऐसे होता है रिलेशन। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 154। ठीक है, उसको 4 और √3 को उधर भेज दो तो 4 यहाँ पर आ गया √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर दे रखा है 4th में आपको। कैटायन प्लस RNA की जगह 154 रख देना है आपको और a की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेनी है, तो वो 4 और √3 को उधर मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है 26 नंबर आपका। तो 26 नंबर में आपको पूछा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो 26 में जो कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग हो जाएगी। बैक पेयरिंग होने से इसका आंसर हो जाएगा D2sp3। T2sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसके वीडियो लेक्चर 3 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए, आपके सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCN4 2-। इसमें भी आपको पूछा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका जो यहाँ पर पूछा है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन जब डोनर एटम होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी। बैक पेयरिंग होने से यहाँ पर DsP2 आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन और इसका हो जाएगा यहाँ पर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। तो ये सेकंड आंसर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सीक्वेंस इन विच मेटल ऑफ ग्रुप 8, 9 एंड 10 फॉर्म दी फर्स्ट ट्राइड। तो 8, 9 और 10 डी ब्लॉक के आपको बताने हैं ग्रुप में कौन से मेटल होते हैं। तो वो होते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इनका ट्रिक बनता है। नेक्स्ट है कि पैरामैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ। पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकीयता का मतलब क्या होता है ना। तो पैरामैग्नेटिज्म होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही अनुचुंबकीय तो शो करते हैं। नेक्स्ट है द EAN ऑफ मेटल आयन। EAN ऑफ मेटल एटम इज FeCO5 और CO2CO8 रेस्पेक्टिवली कितनी होगी। इसकी EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू पूछी है। तो इसकी इफेक्टिव एटॉमिक वैल्यू होती है, दोनों की सेम रहती है 36 और 36। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो उसका वीडियो आप देख लीजिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर पूछा है कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है।
तो यहाँ पर एफ ब्लॉक के भी 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन एफ ब्लॉक से रिलेटेड आए थे इस पेपर में। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा Lu+3। Lu+3 होता है, वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर मतलब पूरे एफ ब्लॉक के अंदर एक La+3 होता है, एक Ce+4, एक Yb+2 और Lu+3। ये डायमैग्नेटिक होते हैं 4 एलिमेंट। इसके अलावा जितने भी सारे होंगे वो पैरामैग्नेटिक ही होंगे, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका 32, विच वन अमोंग दीज इज कलरलेस। इसमें से पूछा है कौन सा कलरलेस है होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर 1 होना चाहिए, वो यहाँ पर रंगीन होगा 32 का फर्स्ट। 33 में देखो कि लेंथेनाइट विथ हाईएस्ट बेसिसिटी। तो देख लो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गए हैं एफ ब्लॉक से, तो एफ ब्लॉक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो लेंथेनाइट विथ हाईएस्ट बेसिसिटी, यहाँ पर लेंथेनाइट की बेसिसिटी पूछी है किसकी ज्यादा होगी। तो हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिसिटी कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी यहाँ पर हो जाएगी आपकी La+3 की। La+3 की बेसिसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यहाँ पर बेसिसिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कार्बिन। कार्बिन के बारे में बातें की गई है और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सारे स्टेटमेंट देख लीजिए कार्बिन के बारे में। और जो आपका 3rd नंबर है कि ये नाभिक स्नेही होता है या न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये ऑप्शन गलत है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। नेक्स्ट है आपका राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला। तो ये आपका ऑर्डर हो गया है। इन SN1 रिएक्शन देयर इज, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, वाल्टन इन्वर्जन ये SN2 में होता है। सेकंड ऑर्डर ये भी SN2 होती है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम बैक साइड ये भी SN2 की बातें हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है SN1, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। 37 में पिक आउट द करेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ZnHg एसिडिक मीडियम में दिया जाता है, वही आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का कर्मक होता है। आइडेंटिफाई द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा नहीं है, इसमें ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन है। इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट में भी ये कार्बन कायरल है और नेक्स्ट में भी ये कार्बन कायरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा कि वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय मुलिकन टेस्ट। मुलिकन टेस्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है दोस्तों नाइट्रो ग्रुप होता है, उसका टेस्ट हम मुलिकन टेस्ट के अंदर करते हैं, नाइट्रो समूह का। तो आंसर 3rd हो जाएगा यहाँ पर। तो टेस्ट से भी रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके। नेक्स्ट है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ। इनमें से कौन सा, जो ये सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, फेलिंग टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो दोस्तों इसमें ग्लूकोज होता है वो शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट अभिकर्मक के साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी सबके साथ रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट है आपका 41। तो 41 में पूछा है कि विच इज द मोस्ट एरोमेटिक इन कैरेक्टर अमोंग द फॉलोइंग। इनमें सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किसका है। तो देखो वैसे तो तीनों ही 1, 2 और 3 एरोमेटिक है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, ये तीनों ही एरोमेटिक है। लेकिन पूछा है इसमें सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एरोमेटिक वो होगा जो अपना लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस में चला जाए, वही सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने के कारण वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन रोटेट करवा देगा, इसलिए एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका टोलुइन व्हेन रिफ्लेक्स्ड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव मेनली। तो टोलुइन की जब Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तब आपका क्या बनता है। तो दोस्तों बेंजाइल ब्रोमाइड बनता है यहाँ पर, ये ऑर्थो ब्रोमो ये सब कुछ नहीं बनता, ठीक है। बेंजाइल यहाँ पर, ब्रोमाइड यहाँ पर बनता है लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है आपका कि कार्बोलिक एसिड कौन सा है इसमें।
तो जो फिनोल होता है उसी को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो फिनोल, फिनोल 1 2 3 ऑप्शन में फिनोल दिया ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि फिनोल होता है PHOH, उसी को बोलते हैं यहाँ पर कार्बोलिक एसिड। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो मैं एक छोटा सा अगला वीडियो लेकर आ जाता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ। तो आप जुड़े रहिए साथ में और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि केमिस्ट्री का क्या लेवल रहता है जूनियर केमिस्ट के पेपर में। बाकी मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ जूनियर केमिस्ट के लिए, जो भी केमिस्ट्री के मेन टॉपिक है उनका रिवीजन करवा रहा हूँ। आप उन वीडियोस को देख के थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। पढ़ने से पहले एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, आधे घंटे की वीडियो है, इससे आपको चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और बाकी आप पेपर देख ही रहे हैं कि अगर आप केवल रिवीजन करके ही चले जाते हैं तो भी आपका ये काम बन जाता है। आसान पेपर है, काफ़ी आसान पेपर है, ठीक है। तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ। और किसी को ये PDF वगैरह भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से ये PDF आप उठा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।